दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, हमारी इकोनॉमी की सीरीज चल रही थी और पहली बात तो थोड़ा अपने आप को भी सेव करके रखिए। जिस तरह से पैंडेमिक चल रहा है और जिस तरह से ओमिक्रॉन के अगर केसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं आप लोगों से ही बोलूँगा अपने आप को सैनिटाइज़ करके रखिए ताकि और अपने आप को थोड़ा सा मास्क वास्क लगा के रखिए। मैं मास्क इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कमरे में, तो ये भी एक कहानी है। तो आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो आज हम बेसिकली समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझेंगे। अभी तक हमने पिछली वाली वीडियो में अगर हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझा, जिसको हम इंग्लिश में कैपिटलिस्ट कहते हैं। आज हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को थोड़ा सा समझेंगे, एक ओवरव्यू, ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। एक ही वीडियो में हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अगर इससे कभी खुदा ना खास्ता चाहे आपका मेंस में क्वेश्चन निकलेगा, जिस तरह से भी मेंस के भी क्वेश्चन हुए हैं, आपने देखा होगा अभी मेंस का भी पेपर GS3 का हुआ है, मुझे लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस से जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम थोड़ा सा ब्रीफ में लेकर चलेंगे, धीरे चलेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चलेंगे ताकि वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नए हैं, जो जिन्होंने अभी इकोनॉमी जस्ट अभी शुरुआत करी है, बोलते ना जो अंडे में है अभी, मतलब अभी तो उनका फूड, अभी तो उनका मतलब बोलते ना अंडा टूटा भी नहीं है, मतलब वो अंडे के अंदर ही है। तो एटलीस्ट उन बच्चों के साथ मैं खड़ा हूँ ताकि आपको इकोनॉमी से बहुत अच्छे समझ आ सके। तो आज के टॉपिक यानी कि अभी तक हमने, यानी कि अगर हम देखें अभी तक अगर मैं बात करूं तो हमने अभी तक दोस्तों क्या किया था, हमने अभी तक ये किया था कि हमने फटाफट पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझा। हमने अभी हम पहले पड़ाव पे हैं, यानी कि अगर बात करें नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि वो चीज़ जो नियंत्रण करी जाती है, यानी कि वो चीज़ें जो बेसिकली हम किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कौन करता है? ऑफ कोर्स सरकार। कंट्रोल कौन करता है? राज्य। तो यानी कि जब कोई चीज़ राज्य ज़्यादा कंट्रोल करती है, यानी कि उसका भी एक कंट्रोल करने का तरीका होता है। एक तो होता है कि ठीक है भाई खुला है, आओ हमारे साथ व्यापार करो, हम सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक वो सरकार होती है जो बिल्कुल कंट्रोल करती है अपने आप को चीज़ों को लेकर। तो उसी कंट्रोल में हम तीन अर्थव्यवस्था को, अब अगर हम देखें अगर हम इकोनॉमी की परिभाषा में देखें तो हमें यह देखने को मिलता है तीन तरह की अर्थव्यवस्था। आपकी पूंजीवादी, जो हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया। आज हम क्या नाम है क्या अगर हम बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो कंट्रोल के आधार पर तीन तरह की अर्थव्यवस्था, उसके बाद विकास के आधार पर भी तीन तरह की हमें अर्थव्यवस्था जो देखने को मिलती है। यानी कि तीन तरह की अर्थव्यवस्था में हमें यह देखने को मिलता है कि एक जो अविकसित है, अविकसित मतलब वो लोग जो भी ढंग से विकसित नहीं हुए, वो अर्थव्यवस्था जिनका कोई पता ही नहीं है, कोई हिसाब किताब। जैसे अफ्रीका में देख लो काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, जैसे घाना का एग्जांपल ले लो आप। वो ये ऐसी जो मतलब अगर बात करें तो ये अविकसित अर्थव्यवस्था की तरफ ज़्यादा बढ़ती है, जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है। आपने देखा होगा भी हाल ही में, अगर मैं इस चीज़ को करंट से कनेक्ट करूँ तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जैसे कि अभी कोविड के जो वैक्सीनेशन के जो टीके हैं, यार हमारा देश बहुत अच्छा है। मैं टचवुड मैं ये बोलूँगा मोदी सरकार बहुत अच्छी गवर्नमेंट है जिसने भी 100 करोड़ प्लस टीके अब जो है लगा दिए हैं। अफ्रीका में जाके देखो इतना बुरा हाल है, वहाँ पे लोगों को टीके नहीं मिल रहे हैं। तो उस केस में आप सोचिए, हमारा देश विकासशील देश की तरफ बढ़ रहा है, वहीं एक अफ्रीका है जहाँ पे अभी तक वहाँ के भी ताकि लोग हैं। अगर ह्यूमैनिटी की बात करूँ तो वहाँ भी टीके लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए, सोचिए। तो उस तरह की चीज़ों को हम अविकसित अर्थव्यवस्था की तरफ देखते हैं। फिर दूसरा आता है विकासशील अर्थव्यवस्था, वो अर्थव्यवस्था जिसकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है धीरे धीरे। मतलब एक ऐसा भी समय आएगा, अगर 2100 साल में अगर हम जाएं, जैसे भी 2022 चल रहा है, तो उसको अगर आप 2100 में देखें तो हो सकता है वो टॉप मोस्ट अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ जाए। जैसे हमारा भारत देश, ये अभी हम विकासशील की तरफ है। हमारे में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था है। क्यों अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि हम एक्सपोर्ट पर निर्भर नहीं करते, हमारी डोमेस्टिक कंजप्शन ही इतनी ज़्यादा है कि हम पे अगर मान लो स्लो डाउन भी आता है तो हमारी अर्थव्यवस्था फुल सकती है। यानी कि अगर बात करें, जैसे कि 2008 में हमने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में स्लो डाउन, तो लेमन ब्रदर कोलैप्स हो गए थे, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पे हल्का सा, जिसको बोलते हैं ना 5%, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अमेरिका की धज्जियां उड़ गई थी, आप समझ रहे, यूरोप पूरा खत्म हो गया था, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था क्यों, हमारी अर्थव्यवस्था जो है इकोनॉमी बेस पे है। मतलब अगर बात करें इनबाउंड बेस पे, आउटबाउंड यानी कि मतलब अगर बात करें तो हमारा जो डोमेस्टिक कंजप्शन इतना ज़्यादा है, हमें एक्सपोर्ट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो विकासित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों जो भी बढ़ रही है, जो चीज़ों को मतलब ये हुआ जो भी पता प्रगति के कारण, जैसे बोलते हैं ना दिल्ली में खड्डे बहुत है नहीं है, देखते रहे कार्य प्रगति पे हर जगह क्षमा के लिए खेद है, असुविधा के लिए खेद है। तो सेम वही हिसाब है कि हमारी प्रगति अभी कार्यशील है, चीज़ें प्रगति पे है, हालांकि कुछ डेंट है इसमें, इसके लिए क्षमा है, राइट। तीसरा है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था में दोस्तों क्या होता है? तो डेवलप है यार, मैक्सिमम इंडियंस विकसित अर्थव्यवस्था के पीछे ज़्यादा भागते हैं।
जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, जो भी गोरे लोग, आप इन शॉर्ट बोलो, गोरे लोग बोल लो, या फिर आप इन शॉर्ट ये बोलो कि यूरोपियंस पीपल्स बोल लो, तो वो बेसिकली क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था है। लेकिन उनके भी बहुत चैलेंजेस हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे एडवांस पार्ट में। लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि विकसित अर्थव्यवस्था वो है जो ऑटोमेटिक अभी परिपूर्ण है, यानी कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था। आप अमेरिकन इकोनॉमी को देखेंगे, वहाँ पे कितनी तगड़ी कंजप्शन है। तो मैं अभी धीरे धीरे कंजप्शन वर्ड अगेन आया ना आपके दिमाग में, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले इसको समझो, विकसित अर्थव्यवस्था मतलब ये है जिनका पेट फूला पड़ा है, अपना डकार मार के बैठे हुए हैं, बिंदास हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें ठीक ठाक चल रही है, धीरे पर कैपिटल इनकम बहुत रिच है, वहाँ पे आदमी की जो सैलरी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर अगर हम इंडिया की बात करें। यहाँ पे एक नॉर्मल जो स्वीप कीपर होता है, जो स्वीपर होता है, जो झाड़ू मारने वाला होता है, कितना कमा लेगा? अगर सरकारी विभाग में तो 22,000 सैलरी है दिल्ली में, अगर नॉर्मल अगर प्राइवेट में लगे तो 15,000, इससे ज़्यादा क्या होगी उसकी सैलरी। वहीं अगर अमेरिका में जाए तो उसकी सैलरी 3 लाख हो जाएगी। तो आप सोच रहे हैं कहाँ इतनी सैलरी और कहाँ 3 लाख सैलरी। तो ये फर्क हमें जो है देखने को मिलता है। तो इसलिए विकसित अर्थव्यवस्था में पैसे की मामले मात्रा जो है ज़्यादा होती है, और वो अर्थव्यवस्था जो परिपूर्ण अभी विकसित हो चुकी है, मतलब वो अपने एक लास्ट स्टेज में हमें देखने को मिल रही है। फिर खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था जो चीज़ें ओपन है, ठीक है, जिसमें आप इंडिया भी ले सकते हो, मतलब जो जिनको एलपीजी, जिसमें हम बोलते हैं आपका एलपीजी जो 1991 में जो हुआ था, मैं बताऊंगा धीरे धीरे, हैव पेशेंस। तो कहने मतलब खुली अर्थव्यवस्था ये है कि कोई भी आए काम करे, कोई इशू नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था जहाँ पर काम किया ही नहीं जा सकता, मतलब वो देश जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बंद पड़ा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लोग बोलते हैं, हालांकि नॉर्थ कोरिया जो है बंद अर्थव्यवस्था के तौर पर देखते हैं, लेकिन इसमें द्वंद है। अगर टेक्निकली देखें तो वो भी बंद अर्थव्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है ना हम किसी को एक्सपोर्ट करेंगे ना हम किसी को इंपोर्ट करेंगे। खुली अर्थव्यवस्था में होता भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब चारों तरफ से हो रहा है, लेकिन बंद अर्थव्यवस्था में हम एक्सपोर्ट मतलब नहीं करेंगे ना ही हम इंपोर्ट करेंगे। तो कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं जैसे नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था जो है बंद अर्थव्यवस्था है। हाँ, कुछ हद तक मैं बोल सकता हूं कि हाँ बंद अर्थव्यवस्था है क्योंकि यूएन ने सैंक्शन लगा रखे हैं, ठीक है, वो एक कहानी समझ आती है। लेकिन अगर हम चीजों को थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं तो टेक्निकली वो भी बंद नहीं है। क्यों भाई? चाइना उनका बाप जो पीछे बैठा पड़ा है, वही वो तो अपना इंपोर्ट तो धोखे मारेगा नहीं मारेगा, तो वही कहानी है। खैर, तो ये एक ओवरव्यू, हम इसी पे ही हैं। अभी हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम इस पे चलेंगे, फिर हम इस पे चलेंगे। तो हमारा ये पहला जो चैप्टर अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार और क्षेत्र जो होगा, कुल मिला के हमारा जो कंप्लीट होगा। तो अभी हम समाजवादी पे चलते हैं। देखो दोस्तों, अगर समाजवादी की चीजों को समझें, समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझें, ये बेसिकली एक विचारधारा है। आप इस चीज को समझ, जैसे कि देखो विचारधारा क्या होती है, कुछ बच्चों ने सर विचारधारा क्या होती है। देखो हर किसी की अपनी विचारधारा होती है। विचारधारा का मतलब कोई लेफ्टिस्ट होता है, कोई राइटिस्ट होता है, ठीक है, कोई दक्षिणपंथी होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये विचारधाराएं होती हैं। विचारधारा का मतलब ये होता है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था भी एक विचारधारा के ऊपर है। वो ये कहती है, देखो मैं सिंपल वर्ड बता रहा हूँ, क्या लिखा है वो तुम पढ़ते रहना यार, ये लो आप स्क्रीनशॉट लेना, पढ़ते रहना, ये लो। लेकिन यहां पर एक कंसेप्ट ये है, ये कहते हैं कि राज्य पर नियंत्रण, मतलब राज्य का हर चीज पर नियंत्रण होना चाहिए। ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। कार्ल मार्क्स जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो उठा के लेके आए थे, बहुत हिट बुक हुई थी उनकी, उन्होंने ये निकाला कि राज्य को अपने ऊपर, मतलब राज्य को हर क्षेत्र के अंदर कंट्रोल करना चाहिए। अब सिचुएशन है, मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से लेके समझाता हूं। आज से 15 साल पहले जब नोकिया 3310 आया करता था, याद है वो फोन, वो चोंच, वो पत्थर वाले फोन, उठा के तीसरी मंजिल से भी गिर दो तो नहीं टूटते थे। या फिर 1100 फोन यार, जिसमें क्या बोलते थे, क्या फीचर भाई, इसमें गेम है सांप सीढ़ी वाली और साथ में टॉर्च है इसमें। तो सोचो उस जमाने का फोन, यानी कि 15 साल पहले की बात होगी हार्डली, और आज आपके फोन जो देखो तो उसमें कितना डिफरेंस दिख रहा है। डिफरेंस ध्यान से समझना, यानी कि पुराने फोन और ओल्ड फोन में कितना डिफरेंस है नहीं है। तो उसी के समय, उस समय, अब अगर मैं आपको बोलूं कि आज भी क्या आप 3310 यूज करोगे, बोलोगे सर जी दिमाग पी के आए हो क्या, यही बोलोगे ना, अरे लगा लिए हो क्या, ऐसे बोलोगे। तो उस कंडीशन में, तो यानी कि ये जो अर्थव्यवस्था 1800 की अगर मैं बात करूं, 1800 सन में जब मतलब हार्डली ही कोई मतलब कि इनोवेशन हुआ होगा, थोड़ा मतलब कि कगार पे था, हालांकि इंग्लैंड की क्रांति वहां पे हो चुकी थी, लेकिन उस कंडीशन में वहां पे इन्होंने एक अपनी विचारधारा प्रकट करी। इन्होंने एक ऐसे एक समाज की इन्होंने वो बोली कि यहां पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए ताकि लोगों को सही तरीके से आवंटन हो सके। इन्होंने ये बात बोली थी, आवंटन हो सके। लोगों को पसंद आया क्योंकि उस समय कैपिटलिस्ट के पीछे लोग ज्यादा भाग रहे थे विकसित, तो इन्होंने एक नई विचारधारा की तरफ लेके आए।
तो उस कंडीशन में जो कैपिटलिस्ट लोग थे, जिसमें यूएस आ गया, यूएस बोला भाई ठीक है भाई तुम करते रहो, तो यहां पर भी यूएसआर ने एक चीज अपनाई कि नहीं, सरकारी कामों पे राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। जैसे कि हमारे देश के अंदर पीएसयू हैं आज के समय, 200+ पीएसयू हैं इन पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसे बेल है, गेल है, ठीक है। तो ये लोग क्या है, सरकारी कंपनी है। अगर जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, बोलते नहीं है सेट हो गए बस, हो ही गए फिर तो नौकरी जिंदाबाद। तो उसी कंडीशन में यहां पर हमें ये चीज समझनी है कि ये कहते हैं कि हर जगह सरकारी नियंत्रण का होना जरूरी होता है। वो ये कहते हैं कि हर चीज पे, मतलब कि प्राइवेट कंपनियों को फलने फूलने ही ना दें, सिर्फ सरकार ही जो काम करे सरकार करे। कपड़े पैदा करने हो तो करें, कुछ और उत्पादन करना हो तो भी सरकार ही करे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हर चीज का जो नियंत्रण होगा वो सरकार का ही यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, किसी भी फील्ड में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बसेस हो, चाहे कुछ भी हो, हर काम का जो तोड़ होगा वो सरकार ही, मतलब कि कहीं ना कहीं राज्य का मतलब सरकार ही यहाँ पे जो बेसिकली काम करेगी। ये इनका एक मोटा एक छोटा सा कंसेप्ट था, ये था बेसिकली कंसेप्ट। क्या था वो एक अलग कहानी है। तो इन्होंने ये बोला कि हर काम में हमें जो है राज्य को ही सारे काम, अब बिस्कुट बनाने हो तो सरकार काम करेगी, कुछ और खोदना हो तो सरकार काम करेगी, कुछ और भी काम करे तो भी वो सरकार ही काम करेगी। अब सोचो उस समय वो चीजें ठीक थी, क्यों थी? क्योंकि उस समय का जो टाइम था, देखो टाइम को भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सिर्फ हार्डली 15 साल पहले का एग्जांपल दिया था कि देखो टाइम कितना जल्दी चेंज हुआ है। टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें कितनी चेंज हो रही है कि आप वो नोकिया 3310 आप यूज नहीं करोगे अब आज के समय, क्यों? उसमें इंटरनेट ही नहीं भाई, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट फोन है। तो उसी कंडीशन में जब 1800, अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो हाँ चीजें वर्थ थी, क्योंकि उस समय लोगों का शोषण जो था बहुत ज्यादा हो रहा था। लोगों को गाय भैंस समझते थे, लोगों को बैल बकरियां समझते थे लोग। मतलब आज के समय अगर हम बात करें, अगर आज हम मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं ना, उस समय तो कुछ था ही नहीं। मानव अधिकार के भाड़ में तेल लगाने का मानव अधिकार, उस समय सिर्फ ये था कि लेबर क्लास, कुछ भी नहीं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने फिर ये निकाला कि समाज पर नियंत्रण होगा, जिससे समाज के अंदर अगर हम बात करें जो ज्यादा अमीर है, जो ज्यादा गरीब है, उसमें का जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। इनका कंसेप्ट यही था। वो बोलते थे जो जितने अमीर हैं, जो जितने गरीब है, सबको इक्वल करना। तो ये था एक समाजवादी कंसेप्ट, जहां पर जो गरीब तबके के लोग हैं उनका भी जो है बेसिकली विकास हो सके। इनका कहने का मतलब यहां पे यही था। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो इन्होंने बेसिकली ये बोला कि जो उत्पादन के जो साधन थे, उत्पादन के साधन मतलब क्या? उत्पादन जो मैंने आपको पहले पुराने वीडियो में बताया। अब देखो उत्पादन का मतलब जहां पे कोई चीज प्रोडक्शन होती है, कोई चीज प्रोडक्शन होकर अगर निकल के आती है, मान लो कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल ये पेन ही ले लो, इसकी फैक्ट्री लगा ली, तो इसमें भी जो है सरकार का ही नियंत्रण होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी का नहीं। जैसे आज के समय हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है। मोदी जी की पॉलिसी, मोदी जी की थॉट्स ये है कि वो ही इज अ जस्ट प्योर बिजनेसमैन। गुजराती मॉडल है ना, गुजरात से आए हैं, तो खून में और नस में उन मोदी जी के जो है बिजनेस झलकता है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन ज्यादा सही नहीं होता। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन का कहीं ना कहीं दुरुपयोग जरूर होगा। क्यों? प्रॉफिट कमाना प्राइवेटाइजेशन की उनकी नसों नसों में होता है, और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो मजदूर लोगों की लगाड़ डालेंगे, गरीब लोगों की लगा डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में अगर हम प्राइवेटाइजेशन करें तो तुम्हें वही पता समझ आ जाएगा कि मेट्रो सिटी में प्राइवेट सेक्टर दिखेगा, आपको बैंक्स दिखेंगे, या टायर 1 जिसमें छोटे मोटे मतलब टाउन टाइप में, वहीं आपको प्राइवेट बैंक दिखेंगे। अगर रूरल डेवलपमेंट की बात होगी, रूरल में अगर मैं बोलूं कि जाओ भाई बिहार के उस वाले गांव में अगर कोई ब्रांच खोले तो कोई नहीं जाएगा प्राइवेट वाला, वो बोलेगा वो प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो ये बात है। तो खैर उस पर हम अलग बात करेंगे, मैं ये नहीं बात कर रहा। तो इन्होंने ये बोला कि उत्पादन के साधन पर सरकारी नीति का होना बहुत जरूरी होता है। कंसेप्ट समझ आया? देखो मैं चीजें घुमा के समझा रहा हूं ताकि आपको यही रटवा दूं और यही दिमाग में सेट हो जाए। अब समझते हैं इसके वो चीज। तो इन्होंने ये बोला कि सार्वजनिक स्वामित्व की संप्रदाय को लेकर चलती है तथा इसमें बाजार की शक्तियां कम प्रभावी रहती हैं। बाजार की शक्तियां कम प्रभावित का मतलब यहां पे ये होता है, जो प्राइवेट कंपनियों का जब रोल ही नहीं होगा तो क्या उखाड़ लेंगी वो। अगर मान लो वही कैपिटलिस्ट हो तो भाई बहुत बड़ा रोल होगा। अब आज के समय आपने देखा होगा हमारी एफडीआई फॉरेन पॉलिसीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड ज्यादा होती हैं, या बिजनेसमैन ओरिएंटेड ज्यादा होती हैं। जिस तरह से बोला, फोन किया, हेलो अंबानी बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। अरे वो बोले मोदी जी कह रहे थे हम आपको कि थोड़ा सा हम सोच रहे हैं प्रॉफिट हो जाए, आप कुछ पॉलिसी लेके आइए। मोदी जी हाँ आप इतना खोखा डाल दीजिए, कर लेंगे। तो उसी कंडीशन में, यानी कि देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरा।
तो वह यहां पर कहने का मतलब यह हुआ कि अंबानी ने फोन किया मोदी को, इन्फ्लुएंस किया, गवर्नमेंट पॉलिसी ले आई। तो यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो आपकी बाजार की शक्तियां हैं वो कम प्रभावी रहेंगी। जब सरकार का नेतृत्व रहेगा, चाहे अंबानी आ जाए, चाहे टाटा आ जाए, कोई बिरला आ जाए, कोई भी आ जाए, मोदी जो बोला नहीं भैया तुम्हारा रोल खत्म है, तुम जाओ, हम अपने हिसाब से लेके आएंगे चीजें, तो उस कंडीशन में बाजार की शक्तियां जो प्राइवेट सेक्टर है किक आउट हो जाएगा। तो ये होता है बेसिकली समाजवाद का कंसेप्ट। मुझे नहीं पता दोस्तों क्या है, लेकिन मैं आपको अपनी इकोनॉमी समझा रहा हूं जिस तरह से मैंने चीजों को समझा। क्या है, तो इसका एग्जाम्पल भूतपूर्व जिसको बोलते हैं रशिया, यूएसएसआर, जिसमें फिर कुछ और देश निकले, 13 देश निकले थे, तो उसमें पहले यही इन्होंने बिल्कुल कंसेप्ट यही लेके चले थे। अब इसके समझते हैं फायदे। देखो यानी कि फायदे का मतलब चीजें तो ओवरऑल मैंने समझा दी, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं गुण क्या है क्या है। देखो ये बोलते हैं शोषण का एक तरह से अंत हुआ, जिस तरह से मैंने बोला कि इन्होंने अमीर और गरीब की खाई को कम कर दिया। तो जो गरीब का जो शोषण हो रहा था, जो चीजें हो रही थी वो खत्म हो गई। तो जिसके कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था से हमें यह मिला कि कहीं ना कहीं हमें एक तरह से शोषण का हमें जो है अंत देखने को मिला। तो ये सारी चीजें हमें यहां पे देखने को मिलती हैं। दूसरा, सामाजिक न्याय पर आधारित, यानी कि भाई यहां पर सामाजिक न्याय का मतलब यहां पे ये होता है दोस्तों, देखो सामाजिक न्याय वर्ड को अगर हम तोड़ें, अगर इस वर्ड को अगर हम तोड़ें तो हमें यह मिलता है कि एक तो हो गया सामाजिक और एक हो गया न्याय। ये दो ही वर्ड से निकल रहा है ना। तो सामाजिक का मतलब ये हो गया जिसमें हम लोग भी रहते हैं, हम क्या मनुष्य क्या सामाजिक प्राणी है, यही है ना। उसी केस में न्याय यानी कि सबका न्याय, यानी कि एक तरह से सभी के साथ एक तरह से जो बढ़िया व्यवहार है, यानी कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है, किसी को ऊंचा नहीं समझा जा रहा, किसी को नीचा नहीं समझा रहा, यानी सबका जो है कल्याण यहाँ पे हो रहा है। एक वर्ड को समझना कि मैं एक वर्ड बोल रहा हूं यहाँ पे सबका कल्याण, तो उसी चीज का यहाँ पे जो है सबका कल्याण हमें जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यानी कि सामाजिक अर्थ जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं हमारे जो है न्यायिक सिद्धांत के ऊपर, सामाजिक न्याय सिद्धांत के ऊपर हमें करती है। तीसरा हमें पॉइंट देखने को मिलता है उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यकता। देखो इस कंसेप्ट को थोड़ा समझाऊंगा मैं कि उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यकता की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि अगर हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो हम उत्पादन के लक्ष्य को समाजवादी की तरफ ज्यादा लेके जाएंगे, समाज की तरफ ज्यादा, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया ही है, ठीक है, भारत ही है, मान लो एक तरफ बोलते हैं कि भाई प्लेन बनाओ, हवाई जहाज, और एक तरफ बोलते हैं भाई रेलवे बनाओ। अब ध्यान से समझना, हमारा देश इतना रिच तो है नहीं आज भी। अगर हम देखें तो आप ये ग्रामीण परिदृश्य में देखें तो काफ़ी लोग गरीब हैं, मैक्सिमम किसान हमारे गांव से ही हैं, राइट। उस कंडीशन में अगर एक अब देखो समाजवादी, देखो उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यकता, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन चले जाएं कि एक तरफ बोले कि भाई एक पॉलिसी बोले नहीं भाई हमें हवाई जहाज बनाने चाहिए क्योंकि इससे जो है दूरी कम होती है और जल्दी आदमी पहुंचता है, बात ये क्लियर होगी। एक बोले कि नहीं हमें एक रेलवे बनाना चाहिए ताकि इससे हम लोगों को लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी दे सकें, राइट। तो यहां पर पॉलिसी ये होगी कि देखो हमारी इकोनॉमी है सामाजिक आवश्यकता के अनुसार, हमारा देश जो है गरीब है, तो जब गरीब है तो क्यों ना हम रेलवे की तरफ बढ़े। हालांकि चैलेंजेस होंगे, वो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर हम प्लेन का अगर हम चूज करेंगे तो हमें यह पता चलेगा प्लेन भाई, अब हम जैसे गरीब लोग क्या हमेशा प्लेन में सफर करते हैं। अगर मान लो किसी को दिल्ली से कानपुर जाना तो वो प्लेन में जाएगा, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस की बात है, बस पकड़ेगा या रेल पकड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम रेलवे ही करेंगे। अगर हमें दिल्ली से शिमला जाना हो तो तुम्हें लगता है फ्लाइट जाएंगे, फ्लाइट की टिकटें देख रहे हो 7-8 हज़ार की फ्लाइट की टिकटें होती हैं, वो भी शिमला से पता नहीं कितने किलोमीटर दूर। तो उस कंडीशन में हमारी अर्थव्यवस्था क्या बोलेगी, नहीं हमारे लिए प्लेन यूजफुल नहीं है। क्यों, हम हमारे जो देश के लोग गरीब हैं और इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। तो उस कंडीशन में हमें जो है रेलवे की तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों, ताकि रेलवे एक अफोर्डेबल एक प्राइस देगा और उस कंडीशन में गरीब आदमी भी, जनरल क्लास अगर बोगी की बात करूं तो उसमें वो सफर कर सकता है। दोस्तों जनरल क्लास में मैंने सफर किया है, एक अलग ही फील होती है। अलग फील का मतलब ये, जब आप बाथरूम के बगल में खड़े होते हैं और गेट पे होके जब सफर कर रहे होते हैं ना, तो उसका एक अलग ही आनंद, हालांकि नहीं करना चाहिए, क्राइम है ये, बट क्या करें जब सीटें नहीं होती तो इस तरह से होता है। तो इस वजह से कहने का मतलब ये है कि रेलवे में अगर हम बात करें तो हमें जो समाजवादी उत्पादन का जो साधन होगा वो समाजवादी आवश्यकता के हिसाब से रेलवे की तरफ बढ़ाएगा। एक एग्जाम्पल समझ आ गया, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल कुछ भी ले लो यार, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक तरफ फॉर एग्जाम्पल, चलो खैर एक एग्जाम्पल है, ठीक है, तो लंबा हो जाएगा टॉपिक। फिर उत्पादन पर समाज का नियंत्रण। अब देखो यहां पर जो है उत्पादन पर जो है समाज का नियंत्रण हमें जो है देखने को मिलता है। यानी समाज का मतलब
कहीं ना कहीं हम जैसे लोग ही इसमें कार्यरत हैं, और कहीं ना कहीं एक तरह से अगर बात करें सरकार का ही एक तरह से हमें जो है एक तरह से बात करें तो नियंत्रण हमें जो है देखने को मिलता है, जो मैं ऑटोमेटिक इस पर डिस्कस कर चुका हूं। सभी का उन्नति के समान अवसर, यानी कि यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई रिच क्लास है तो उसको बहुत ज्यादा मतलब कि अवसर मिल जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सारे इक्वल हो गए हैं। तो सबके लिए कहीं ना कहीं अगर बात करें उन्नति का जो है चीजें जो होती हैं वो सबके लिए समान अवसर जो है होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को समझना, अब जैसे कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि इसमें सिफारिश चल जाएगी कि नहीं भाई हमारे पापा सेक्रेटरी लाओ, हमें भी एडमिशन दे दो, हमें कलेक्टर बना दो। अगर आपके पापा ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी भी हो तो भी बेटा आपको प्रीलिम्स का फॉर्म भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आपके पापा सेक्रेटरी हो ज्वाइंट के, या फिर एक मजदूर का लड़का हो, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, उसको भी प्रीलिम्स का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उस कंडीशन के अंदर सारे इक्वल हो गए, नहीं हो गए, यानी कि सबको, अगर किसी को कलेक्टर बनना है तो उसको फॉर्म भर के ही होगा, वट एवर क्या बैकग्राउंड है भाड़ में जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं सबको समानता व्यवहार यहाँ पे उसी के प्रोसेस से सबको निकलना पड़ेगा। तो ये होता है, अगर हम बात करें तो सभी को उन्नति के समान हमें जो है अवसर हमें यहाँ पे देखना, अगर हम बात करें तो हमें जो है देखना हमें पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर साम्राज्यवादी का विरोध, ऑफ कोर्स साम्राज्य जैसे कि ब्रिटिश होते हैं तो उस तरह से जो चीज़ों को विरोध करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिल गई हैं, यानी कि बेसिकली साम्राज्यवादी का ये विरोधी है। अभी ऐसे नहीं कि भाई इंग्लैंड आ गया, कोई और आ गया तो लाओ उसके अगेंस्ट हम चले, मतलब उसके साथ हम चल पड़े, नहीं। ये बोलता है कि हम स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष हैं, और हम जो है जो क्या नाम है साम्राज्यवादी का जो हम विरोध हम यहाँ पे करते हैं, कॉलोनियल पावर का जो हम विरोध करते हैं। ठीक है, अब इसके आलोचना की तरफ क्या है, राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि ज्यादा हो जाती है, यानी कि इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये हुआ कि जो राज्य का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, अब अनावश्यक कार्य करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं, जैसे दिल्ली के अंदर डीएमएस है, अब ध्यान से समझना, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा। दिल्ली मिल्क स्कीम, एक, अब अगर देखें फ्लैट्स में जाएं तो आपको आता होगा दूध, अब आज के समय अमूल भी है, पराग की भी थैली आती है, मदर डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी आती है। तो दिल्ली क्या कर रहे हैं, दिल्ली मिल्क स्कीम पीएसयू चला के क्या फायदा, जब हमें प्राइवेट सेक्टर से ही सेम रेट पे चीजें मिल जा रही हैं तो हमें मिल्क लगा के क्या फायदा। हालांकि वो काम कर रही है, मैं मना नहीं करूंगा, उसमें मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हम चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, उसी मैन पावर को किसी और काम में लगा दो, किसी सामाजिक कल्याण में लगा दो, पॉलिसी मेकिंग में लगा दो, या फिर कोई योजना है उसको लागू करने में लगा दो, तो जो हमारी मैन पावर है वो तो बचेगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस चीज क्षेत्र में जो है हमें वृद्धि देखने को मिलती है। फिर वस्तु के उत्पादन में कमी भी देखने मिलती है, क्यों, अगर सारे काम अगर राज्य ही करने लग जाएगी, सरकार ही करने लग जाएगी, तो जो हमें लेटेस्ट चीजें चाहिए होती हैं वो कहीं ना कहीं फिर चीजें रह जाएंगी, नहीं रह जाएंगी। तो उस कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं हमारे उत्पादन में भी हमें कमी हमें देखने को मिलेगी। फिर है आपका समाजवाद प्रजातंत्र का विरोधी है। देखो, समाजवाद जो प्रजातंत्र का जो है यहाँ पे हमें विरोधी भी देखने को मिलता है। प्रजातंत्र का मतलब ये हो गया कि प्रजा, ये बोलता है कि प्रजा को, ये बेसिकली यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पर हम जो है कि समाजवाद का जो बेसिकली विरोध करते हैं, तो उसके कारण हमें ये चीज समझ आती है कि जो समाजवाद है वो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र का भी हमें विरोधी नजर आता है। फिर नौकरशाही का महत्व यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाता है, बाबूगिरी, लाल फीताशाही, ये सारी चीजें जो होती हैं फिर इसमें सबसे ज्यादा जो है चलने लग जाती हैं, और हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं अगर हम चीजों को देखें तो चीजें ठीक नहीं चलती थी, क्योंकि जब नौकरशाही ज्यादा फलेगी फूलेगी तो क्या होगा, फिर भ्रष्टाचार होगा नहीं होगा। तो उस कंडीशन के अंदर हम बात करें तो नौकरशाही का महत्व बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। फिर एक आम आदमी की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद समाजवादी हिंसा को बढ़ावा देता है। अब इस तरह से जब इक्वालिटी की तब बात आती है तो कहीं ना कहीं समाजवाद भी, क्योंकि इसके सिद्धांत में कुछ ऐसे हैं, ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं सशक्त उठाने की भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली बात करते हैं कुछ ना कुछ बुक्स में। तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हिंसा को ये बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊंचे के जो समाजवाद में इक्वालिटी के ऊपर बात करी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर के जो तबके लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पावर को अगर हम बात करें तो मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। जो ज्यादा रिच लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं जो छोटे लोग हैं उन पे जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमें मतलब कि जिसके कारण जो है हिंसा का एक रूप जो हमें देखने को मिलता है। फिर एक होता है पूर्ण समानता संभव नहीं है। ऑफकोर्स पूर्ण समानता कहाँ संभव है, आप खुद सोचिए। पूर्ण समानता कहीं क्या पॉसिबल है? पूर्ण समानता मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 100 रुपए है तो तुम्हारे पास भी 100 रुपए होने चाहिए, उसके पास भी 100 रुपए होने चाहिए, इसके पास भी 100 रुपए होने चाहिए। क्या पॉसिबल है? अरे भाई आदमी रिच होगा, सारे मतलब जो सबकी सैलरी होगी या फिर जो सबका मतलब जो भी अगर पैसा होगा
सबका इक्वल तो नहीं हो सकता समाजवाद में। ऑफकोर्स कहाँ से होगा आप बताइए? क्या सारे के सारे क्या आपके पड़ोसी, आपके जितना आपके पास पैसा है, क्या आपके पड़ोसी के पास भी उतना ही पैसा है? नहीं। क्या उसके पड़ोसी के पास इतना पैसा है? नहीं। तो समाजवाद में अगर हम बात करें पूर्ण समानता, देखो पूर्ण का मतलब हो गया सभी, यानी कि पूर्ण का मतलब हो गया 100%। क्या 100% समानता है? नहीं। तो उस कंडीशन के अंदर हमें यह चीज समझ आती है कि कहीं ना कहीं समाजवाद में पूर्ण समानता हमें नहीं देखने को मिलती। तो ओवरऑल हमें यह पता चला कि समाजवाद के कुछ पक्ष में भी हमें तर्क देखने को मिले और कुछ हमें विपक्ष के तर्क में भी देखने को मिले। बाकी कंक्लूजन ये है, अगर कंक्लूजन की तरफ बढ़े, हालांकि समाजवाद बहुत अच्छा है, जैसे कि हम भी एक समाजवादी देश हैं, लेकिन आज के ट्रेंड को देखते हुए अब हमें पॉलिसी की तरफ थोड़ा चेंजेस करने चाहिए। उस चेंजेस में ये हो सकता है कि जो अनावश्यक जो कार्य हैं सरकार के, जैसे कि मैंने आपको दिल्ली मिल स्कीम का मैंने एग्जाम्पल दिया, यहाँ से हट के हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो कल्याणकारी हमें जो है काम करना चाहिए जिसमें सच में लोगों को कल्याण हो सके। क्या भारत को समाजवादी अर्थव्यवस्था की जरूरत है आज भी? इसका आंसर आपने हाँ में लिखना है। क्यों? क्योंकि आज भी हमारा देश जो है समाजवादी, अगर बात करें समाजवादी विचारधारा पे ही है, क्योंकि हमारे प्रियम्बल में भी यही बात अमेंडमेंट के बाद जो है दर्शाई गई है। तो उस कंडीशन में आज भी हमें समाजवादी के साथ हमें बढ़ना चाहिए। हालांकि हमें नए नए इनोवेशन आगे करने चाहिए ताकि हम इनोवेशन के साथ आगे बढ़ सकें, ताकि हम अपने एक्सपोर्ट को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। क्या हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था छोड़ देनी चाहिए? तो इसका आंसर हमेशा नहीं में आपने लिखना है। क्यों? क्योंकि आज की व्यवस्था से आप अगेंस्ट में नहीं लिखेंगे। ये चीज आपने यूपीएससी मेंस के हिसाब से समझनी है। जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड में हालांकि आप चुनौतियां दिखा सकते हो, लेकिन अगर आप किसी व्यवस्था का बहिष्कार कर दें तो वहां आपका आंसर मार खा जाएगा। तो दोस्तों आज ये था समाजवाद को लेके, अभी जस्ट बेसिक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हैव पेशेंस दोस्तों, बहुत मजा आएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अब मैं अभी फ्लो में आ गया हूँ अच्छे से, पूरी लाइटिंग शेटिंग पूरी बढ़िया से करा ली है, बहुत पैसा लगा है, तो अब मैं फुल फ्लो में हम चलेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, पढ़ते रहो जबरदस्त तरह से। थैंक यू।